साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम लोग बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ के जो प्रीवियस ईयर के सेट हैं, उन सवालों पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग डिटेल्ड। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरी इस सीरीज में साथी होंगे और इस सीरीज को आप कंटिन्यू सुने। हालांकि पिछली सीरीज के लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि साउंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। साथियों सेटअप में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी आप लोग कॉपरेट करें, एक दो वीडियोस के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं बिना किसी देर करके आपके साथ चल रहा हूँ और जानकारी आपको फुल मिलेगी, उसकी आप टेंशन न लें। तो चलिए पहला सवाल, रोलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के लिए 13 अप्रैल, डेट याद रखनी है, 1919 को बैसाखी के मेले के अवसर पर लोग पर इकट्ठा हुए थे। तो साथियों वैसे तो आपको डेट समझ में आ गई होगी क्योंकि ये डेट वो है जलियांवाला बाग कांड की। तो जलियांवाला बाग कांड जो आपका हुआ था वो आपका 1919 में। और जो प्रथम विश्व युद्ध है ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 1914 से लेकर के 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। तो ये सारी जानकारी तो है ही, लेकिन इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं अन्य चीज़ों के बारे में भी, जैसे रोलेट एक्ट। ये 1919 में ही शुरुआत हुई इसकी, और इसी के विरोध में, क्योंकि इसे हम लोग एक काला कानून बोलते थे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। काला कानून, काला कानून इस वजह से क्योंकि बिना दलील बिना वकील का ये कानून था। ना तो आप किसी प्रकार की अपनी दलीलें दे सकते थे और ना कोई अपना वकील कर सकते थे, यानी कि आपको बिना किसी प्रॉब्लम के अंदर कर दिया जा सकता था। तो इस तरीके से इस के लिए लोग इकट्ठा हुए थे अमृतसर में, जलियांवाला बाग कांड, ये आपको ध्यान होगा। तो यहाँ लोग अमृतसर में इकट्ठा हुए थे और यहाँ दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो गई थी, उनके नाम आप ध्यान रखेंगे। एक सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। रोलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ कि दो व्यक्ति, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा कर दी गई। और इसी के विरोध में ये सब लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को। जब आपको पता हो कि डायर ने इन पर गोलियों की बौछार कर दी। तो यहाँ पे डायर भी आपको दो याद रखने हैं। एक तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कहाँ के? पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्हें आप रेजिनोल्ड डायर, रेजिनोल्ड डायर। और एक व्यक्ति थे जिन्होंने गोली चलवा दी थी, वो थे माइकल ओ डायर। तो इन्होंने, ओ डायर ने गोली चलवा दी थी, माइकल ओ डायर ने, और ये उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बाद में इन्होंने ही इसकी प्रशंसा भी की कि भाई आपने सही किया जो किया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और बाद में क्या हुआ, जब जांच की गई तो अंग्रेजों की सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई, हंटर कमेटी। तो हंटर कमेटी आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो कब बनी, 1919 में। रीजन क्या था इसका, कि जांच के लिए बनी थी ये, विलियम हंटर की अध्यक्षता में, जो जलियांवाला बाग कांड था उसके लिए। और उधर इसकी जो रिपोर्ट थी उससे कांग्रेस सहमत नहीं थी, तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक और कमेटी बनाई, तहकीकात, तहकीकात कमेटी, तहकीकात कमेटी। और इसके हेड बने मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय। और इसमें जो मेंबर थे वो तो आपको पता ही है, उस समय के दिग्गज लोग, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय तो थे ही है, उसमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, इस प्रकार के लोग उसमें भाग ले रहे थे। खैर, ये सारी चीजें तो आप देखनी है ही आपको, ये याद भी रखना है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल। एक सवाल पीछे अभी थोड़ा सा रह गया, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिएगा उसको भी देख लेते हैं। वो सवाल है ये वाला। हम्म, सवाल नंबर 13। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए नियुक्ति के लिए
वकील के लिए पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम आवश्यक अवधि कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर इज 10 ईयर्स, 10 साल। तो साथियों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाई कोर्ट में अगर जज की नियुक्ति होनी है तो आर्टिकल नंबर 217, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 217 के तहत हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और इसके लिए दो कंडीशन विशेष तौर से हैं। वो तो पुरानी जो कंडीशन है कि भारत का नागरिक हूँ वो तो सब आपको पता ही है, लेकिन दो कंडीशन आपको विशेष तौर से याद रखनी है कि भारत के किसी भी न्यायालय में, हाई कोर्ट में, उसे 10 साल तक वकील होने का, मतलब 10 साल तक वकील का काम उसने किया हो, ये जिसे हम पेशेवर अभ्यास बोलते हैं ना, वही वकालत की, इसे हम अंग्रेजी में या वैसे शब्दों में वकालत बोलते हैं। और दूसरी बात, 10 साल तक वो किसी जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो। जुडिशियल पोस्ट यानी कि किसी न्यायिक पद पर अगर उसने 10 साल तक काम किया हो तो तब भी वो इस व्यक्ति मतलब इस योग्य है कि वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन जाए। तो आपको ध्यान रखनी है दो कंडीशन, 10 साल उसने वकालत की हो पहली बात, और यह 10 साल तक वो किसी कोर्ट में जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल इसमें है, ये आप देख सकते हैं सवाल नंबर 14। तो सवाल नंबर 14 में आप देखेंगे कि 2014 लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किसकी थी? तो साथियों ये तो आपको पता हो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं स्टेट में, तो वो उत्तर प्रदेश की ही सीटें हैं, चाहे वो लोकसभा 2014 की हो या बाद वाली 19 की हो। लेकिन सवाल तभी का है तो हम इसको नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे बस, लेकिन लोकसभा की इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। एक्चुअल में जो लोकसभा में टोटल सदस्यों की बात आती है तो हाईएस्ट अभी जो हो सकते हैं वो 552 सदस्य हो सकते हैं, और इनका क्लासिफिकेशन कुछ यूं है, 530 प्लस 20 और प्लस 2, ये हाईएस्ट है। ये जो 530 ले आ सकते हैं ये स्टेट से, 20 सदस्य यूटीज से, यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरी से, और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। तो इस तरीके से सीटें बटी हुई हैं। वर्तमान में जो लोकसभा में अभी सीटें होती हैं वो 545 होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारा जो फिगर है ये सारी आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक विशेष जानकारी और देता हूँ। अभी जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं आपके अभी 104वें संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन जो 2020 में ही किया गया। तो इसमें क्या हुआ कि एससी और एसटी रिजर्वेशन को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 2020 से लेकर के 30 तक कर दिया गया है, जबकि एंग्लो इंडियन के बारे में ये बात नहीं कही गई। तो इस बार जब इलेक्शन होंगे लोकसभा के तो तब ये सीटें गायब हो जाएंगी। तो एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन है इस बार नहीं बढ़ाया गया है 104वें संविधान संशोधन में, तो वो आपको ध्यान रखना है। साथियों वैसे टोटल अभी तक जब से आज़ादी हुई तो 104 संशोधन हो चुके हैं, मैं आपको 101 से बता रहा हूँ। तो 101 से लिखेंगे आप 2017, ये 17 में हुआ, हर साल एक एक हो रहा है। 102 2018 में, 103 2019 में, और 104 2020 में। तो इस तरीके से 4 ये संशोधन हुए, आप लोगों को ध्यान रखने हैं। 101वां संविधान संशोधन जो जुड़ा हुआ है वो जीएसटी से, दूसरा जो संविधान 102वां जुड़ा हुआ है वो एनसीबीसी से, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, और 103वां जुड़ा है ईडब्ल्यूएस से, और 104वां जुड़ा हुआ है एससी और एसटी रिजर्वेशन से। तो इस तरीके से आप लोगों को 104 तक के संविधान संशोधन याद रखने हैं। तो देखो ये बीसी है, ये जनरल है, ये ईडब्ल्यूएस वाला इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला, और ये वाला सवाल है। तो इन सबको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आपका नेक्स्ट सवाल है कि किस खान सुरक्षा विभाग भारत के किस मंत्रालय के अधीन है? तो मैं दोनों सवालों को यहीं पे ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए
खान सुरक्षा विभाग भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? साथियों, उस समय आप देख सकते थे कि तैयारी कितनी कमजोर थी, तो खान सुरक्षा भी हम कहाँ लगा रहे हैं? परिवार और कल्याण मंत्रालय में। तो ऐसा तब हुआ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो राइट आंसर है यहाँ पे श्रम और रोजगार मंत्रालय, क्योंकि ये वही है जब यहाँ पे कामगार यानी कि जो कार्य करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे वर्क करते हैं, तो कामगार लोगों के लिए ही ये मंत्रालय काम करता है। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए, और इसी मंत्रालय के अंतर्गत ये खान वाला जो विभाग है ये इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आपको बताना है कि वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्रालय ये होमवर्क रहेगा आज का, और कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएं कि वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये देखिएगा, आज का सवाल है, पिछली बार बहुत ज्यादा हो गया था मामला, तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। इतने सारे सवालों को साथ साथ डिस्कस करना वीडियो लंबी हो जाती है, तो हम लोगों ने आज कम ही सवालों को ऐड किया है, तो इसलिए आप लोग इन चीजों को देखते रहें मेरे साथ। इतने ही सवाल इनफ है, और हम लोग काफी हद तक बात करेंगे डिटेल चर्चा की ये कैसे करना है। चलिएगा, सवाल नंबर है 16, और हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर 2018 में, कहाँ पे 2018 में किस राज्य के जरिए किस योजना के जरिए भारत में बीमा के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा की शुरुआत की गई है? तो साथियों, आपको पता है कि 2018 में एक बड़ी स्कीम 23 सितंबर को, डेट सहित याद रखें इसको, 23 सितंबर 2018 को एक स्कीम लॉन्च की, आयुष्मान भारत, और इसका उद्देश्य था भारत के सभी लोगों को, ज्यादातर लोगों को एक बीमा कवरेज उपलब्ध कराना, और भारत सरकार इसमें काफी हद तक सफल भी हुई है। लेकिन हमारे लिए तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको ये जो और योजनाएं हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि इनकी शुरुआत कब हुई है। जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 साल पहले 2017 को। तो इसमें उन माताओं के लिए था जो इस समय डिलीवरी वाली कंडीशन, उसमें पैसे मिलने थे। ऐसे ही जननी सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। बाद में इन योजनाओं को आगे पीछे जोड़ते भी रहते हैं। और राष्ट्रीय पेंशन योजना, ये आप देखेंगे 2009, हालांकि शुरुआत तो पहले ही हो गई थी, लेकिन पूरे भारत में इसको 2009 में लागू किया गया। तो इस तरीके से आप इन सारे सवालों को कवर कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये सारे सवाल समझ आए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर उपलब्ध होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।